संदेशखाली में पीड़ित महिलाओं से मिली एनसीडब्ल्यू की अध्यक्ष रेखा शर्मा। एनसीडब्ल्यू की टीम ने हालात का जायजा लिया। संदेशखाली की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगी एनसीडब्ल्यू। एनसीडब्ल्यू की टीम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ करेगी बैठक। संदेशखाली के हालात पर चर्चा करेगी। राज्यपाल से भी मिलेगी एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा। लॉकेट चैटर्जी ने कहा कि ममता सरकार में माफिया राज चल रहा है। टीएमसी ने शेख शाहजहां को डॉन बनाया। संदेशखाली में महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। पुलिस शेख शाहजहां से मिली हुई है। संदेशखाली मामले में संसद की प्रिविलेज कमेटी की कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। लोकसभा सचिवालय को नोटिस भी जारी किया है। एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि संदेशखाली की पीड़ित महिलाओं को किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो कोई भी विक्टिम है वो मुझसे बात करे, हम उनके साथ हैं। बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का सीएम ममता बनर्जी पर हमला। ममता बनर्जी गौ तस्करों के बचाव में हमेशा खड़ी होती हैं। महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर आंखें मूंद लेती हैं। लखनऊ में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी 10 लाख करोड़ की योजनाओं का करेंगे शुभारंभ। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी हमेशा समाधान की तरफ देखते हैं। वो दूरगामी दृष्टिकोण रखते हैं। कल्कि धाम के शिलान्यास के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कई अच्छे काम लोग मेरे लिए ही छोड़ गए थे। जनता और साधु संतों का आशीर्वाद बना रहे तो आगे भी कई अच्छे काम मैं ही पूरा करूंगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जमाना बदल गया है, वरना सुदामा अगर आज कृष्ण को चावल देते तो विवाद बन जाता। चावल भेंट का वीडियो बाहर आता, एससी में पीआईएल दाखिल होती और फैसला आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया। संभल के कल्कि धाम में सीएम योगी ने कहा कि नए भारत में आस्था का सम्मान है। नए भारत में आजीविका और आस्था की गारंटी है। वैश्विक मंच पर भारत की विरासत का सम्मान बढ़ा है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में फिर सीटों के बंटवारे पर गतिरोध है। एसपी ने खड़गे को 17 सीटों की लिस्ट भेजी है। कांग्रेस ने मुरादाबाद मंडल में 2 सीटें मांगी। न्याय यात्रा में शामिल होने को लेकर अखिलेश यादव ने कहा सीट शेयरिंग के बाद न्याय यात्रा में शामिल होने पर फैसला होगा। पहले सीट शेयरिंग की बात होगी, फिर यात्रा में शामिल होंगे। समाजवादी पार्टी से अलग होकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने बनाई नई पार्टी। नई पार्टी का नाम होगा राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। 22 फरवरी को समर्थकों के साथ बैठक करेंगे। उसके बाद नई पार्टी का ऐलान कर सकते हैं। ईडी के सामने आज भी पेश नहीं हुए सीएम अरविंद केजरीवाल। आपने कहा कि ईडी का समन गैर कानूनी है। बार बार समन भेजने के बजाय कोर्ट के फैसले का इंतजार करे ईडी। और आइए बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। ईडी के समन पर सीएम अरविंद केजरीवाल के बारे में आपको बताएंगे कि उन्होंने फिर से वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। लेकिन 3 बजे की 3 बड़ी खबरें आपको हम दिखाते हैं जो पूरे शो के दौरान आपको बताएंगे। फिलहाल राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम इस वक्त पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में है और वहां एनसीडब्ल्यू की टीम पीड़ित महिलाओं से मुलाकात कर रही है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम है, संदेशखाली में टीवी9 की टीम भी मौजूद है। हर अपडेट वहां से हमको हमारे सहयोगी पहुंचा रहे हैं। हमारी टीम ने भी वहां पीड़ितों से बातचीत की है। वो क्या कह रहे हैं आपको सुनवाएंगे। दूसरी बड़ी खबर 3 बजे में होगी, सियासत से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में एसपी कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पेंच फंस गया है, लेकिन ये क्यों हुआ हम आपको आगे बताएंगे। और तीसरी बड़ी खबर जिस पर निगाह रहेगी, प्रधानमंत्री मोदी के मिशन उत्तर प्रदेश को लेकर, जहां उनकी नजर 80 सीटों पर है। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 से सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त कुछ बोल रहे हैं। संबोधन उनका चल रहा था योगी आदित्यनाथ का। प्रधानमंत्री मोदी भी यहाँ पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश की प्रगति में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी बात कही कि जल्द ही भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। बड़ी बातें योगी आदित्यनाथ की तरफ से कही गई। यूपी में तेजी से विकास हो रहा है, निवेश हो रहा है। 34 लाख युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बनेंगे और आगे हमारी सरकार रोजगार देने पर काम कर रही है। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का उद्घाटन किया और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी कुछ देर में सामने आने वाला है।
जल्द ही भारत तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ये तस्वीरें आपको बता दें, पहली पंक्ति में राजनाथ सिंह भी बैठे हुए हैं, साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ बैठे हैं। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के बारे में भी आपको बता रहे हैं कि किस तरह अलग अलग व्यापार आकर एकत्रित हो रहे हैं और निवेश की जो संभावनाएं हैं उत्तर प्रदेश में वो बढ़ रही हैं, और इसी निवेश की संभावनाओं को लेकर बखान किया गया कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ की तरफ से। इसमें 3,330 मेहमान शामिल और परियोजनाएं जो हैं वो 14,000 परियोजनाएं, जिसमें निवेश सेक्टर में 16 निवेश सेक्टर बनाए गए हैं। ये ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया और अब कुछ ही देर में कई परियोजनाओं की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के हाथ में रिमोट मौजूद है। और आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी बड़ी बातें कही गई। यहाँ पे एक पूरी डॉक्यूमेंट्री चलाई जा रही है और अब आपको बताते हैं कि संदेश खाली से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि एनसीडब्ल्यू जो राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम है वो आज यहां पर पहुंची और पीड़ितों से मुलाकात की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं सीधे संदेश खाली से। संदेश खाली अब लगे 7-8 दिन से पश्चिम बंगाल में सुर्खियों में है। ममता बनर्जी सिर्फ 30% पॉलिटिक्स, 30% वोट के लिए खोज के हिंदू महिला को उठाते थे। हर इलेक्शन के बाद किस तरह से महिलाओं को टारगेट किया जाता है, ऑपोजिशन पार्टीज की महिलाओं को। आज भी महिलाएं वहाँ पे डरी हुई है, वो अपना बात कह नहीं पा रही है। और मेन एक्यूज जो है शेख शाहजहां, वो कहाँ है? छुपा के रखी है क्या ममता बनर्जी? तो संदेश खाली इंसाफ मांग रहा है और सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये कि राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम यहां पर मौजूद है, संदेश खाली का दौरा कर रही है, पीड़ित महिलाओं से टीम बातचीत कर रही है। मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक भी की जाएगी। एनसीडब्ल्यू के सदस्यों की तरफ से राज्यपाल और राष्ट्रपति से भी मुलाकात की जाएगी एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा की ओर से। तो एक बड़ा डेवलपमेंट है संदेश खाली में। इतने दिनों से हम देख रहे हैं कि जो राजनीतिक दल है या राजनीतिक नेता है उनका डेलीगेशन आ रहा है और वो पीड़ितों से मुलाकात करना चाहता था। आज एनसीडब्ल्यू चीफ रेखा शर्मा पहुंची पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए। संदेश खाली में ये टीम अब भी मौजूद है, हमारी टीम भी वहां पर मौजूद है। हमने भी पीड़ितों के परिवारजनों से बातचीत की है। और आपको बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम 2 दिन के बंगाल दौरे पर है। चेयरपर्सन रेखा शर्मा के नेतृत्व में टीम संदेश खाली पहुंच चुकी है और पीड़ित महिलाओं से मुलाकात कर रही है। संदेश खाली पहुंचकर रेखा शर्मा ने कहा कि उनसे कोई भी पीड़ित महिला मिल सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि एनसीडब्ल्यू महिलाओं के साथ है और वो इस मामले में राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगी। जो पूरी रिपोर्ट तैयार की जाएगी वो फिर राज्यपाल को भी सौंपी जाएगी। क्या कुछ कहना है रेखा शर्मा का, आपको सुनवाते हैं। पुलिस से भी मैं बात करूंगी, क्योंकि जब तक कल्प्रिट नहीं पकड़ा जाता ये लोग डरे रहते। और अगर पुलिस उसको अरेस्ट करती है तो मुझे लगता है बहुत सारी महिलाएं आगे आएंगी और बात करेंगी। उनको विश्वास करना पड़ेगा, एक बार तो विश्वास करके आगे आए। और हम लोग उनके साथ है, राष्ट्रीय महिला आयोग है किस लिए, महिलाओं के साथ है और महिलाओं को आगे आना होगा, बात करनी होगी। अब मैं इसी उससे आई हूँ कि आप डरे नहीं और मुझसे आके बात करें। मैं पूरा दिन नहीं हर घर में जाऊंगी, चाहूंगी कि वो हमसे बात करें। एक ही महिला की अभी तक तो एक भी नहीं आ रही थी, अब एक महिला तो आई और वो भी कोर्ट में गई है, क्योंकि पुलिस कुछ नहीं करती है। इसीलिए कोर्ट में जा रही हैं महिलाएं, ताकि कोर्ट में कुछ तो करेगी, पुलिस कुछ नहीं करती है। और जब महिलाएं आगे जाती हैं तो उन्हीं के जो रिश्तेदार हैं उन्हीं को अरेस्ट कर लेती है पुलिस, और ये पहली बार नहीं है।
तो रेखा शर्मा को आपने सुना और उनकी तरफ से कहा गया पुलिस पर लापरवाही के आरोप लगाए गए। राष्ट्रीय महिला आयोग का संदेशखाली दौरा, कुछ बड़ी बातें आपको बताते हैं। दरअसल ये टीम 2 दिनों के दौरे पर है। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम NCW की जो अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा, जिनको आप सुन रहे थे, वो टीम के साथ मौजूद हैं, वो लीड कर रही हैं। कोलकाता में कई मीटिंग भी करेंगी रेखा शर्मा। उन्होंने कई अहम बातें की हैं, मुलाकात की है पीड़ितों के परिजनों से। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक जो DGP हैं उनके साथ भी बैठक की जाएगी, हालात का जायजा लिया जाएगा। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में मुगल जो शासन था, हम लोग इतिहास में पढ़े थे, वही शासन फिर से लेके आ रहे हैं। हम लोग हाथ जोड़ करके बोल रहे हैं कि ममता दीदी, आपको तो सब लोग चुन के लेके आया था 2011 में, महिला लोग आपको चुन के लेके आया था, महिला लोग आपको वोट दिया था। क्यों वोट दिया था? कि पश्चिम बंगाल में वामफ्रंट के शासन में 34 इयर्स में महिला लोग सबसे असुरक्षित थे। उनके लिए ममता बनर्जी एक महिला मुख्यमंत्री को लेके आया था। देश का एक ही महिला मुख्यमंत्री है, वही उनका ही राज्य में सबसे ज्यादा असुरक्षित है महिला। पश्चिम बंगाल की सरकार ने कदम उठाए हैं, तुरंत ही उस दिन लोगों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ इसी बीच उत्तम सरदार और शिबू हाजरा, जिनके ऊपर आरोप था, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस की लेडीज की वाहिनी और एक टीम तैयार की गई है जो घर घर पहुंच के महिलाओं से बात कर रही है। इस राज्य के वुमेन्स कमीशन तुरंत ही जिस दिन से घटना सामने आई उस दिन ही पहुंच गई थी। और इस मामले में सियासत भी हो रही है, लेकिन TV9 की टीम भी संदेश खाली पहुंची है क्योंकि ये मामला महिलाओं से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वहां की कई महिलाओं से हमने बातचीत की है। महिलाओं का कहना था कि आरोपी शाहजहां शेख कहने को तो फरार है, लेकिन उसे कई बार इस इलाके में देखा जा चुका है। संदेशखाली माझेरपाड़ा में हूं और जैसे कि देख सकते हैं गांव के जो महिला हैं वो हमारे साथ है। सबका मुंह ढका हुआ है। यही आज यहाँ का रीति रिवाज बन चुका है कि कोई कैमरा के सामने बात कर रहा है तो दहशत इतना है, अभी भी मुंह ढक के उनको रहना पड़ रहा है। আপনারা ভীত এখনো ভীত আপনারা? হ্যাঁ, আমরা এখনো ভীত। কেন? আমরা ভীত, শাহজাহান, उत्तम सरदार और शिबू हाजरा अरेस्ट होले হবে না তো। बहुत महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे बता दे रहे हैं। यह आरोप जो लगा रहा है काफी गंभीर आरोप है। वो ये कह रहा है कि शाहजहान शेख को इलाके में अभी भी देखा जा रहा है, बाइक करके वो घूम रहे हैं। तो ये ওনারা যে ঘুরছে, এই যে শেখ শাহজাহান এখানে ঘুরছে, এটা কি ভয় দেখাতে ঘুরছে? হ্যাঁ, উনি তো ভয় দেখাতে যাতে আমরা না বেরোই বা আমরা প্রতিবাদ না করি, মিটিংটা আমাদের। কি ভয় দেখাতো আপনাদেরকে? যেই পার্টি দিয়ে যেতে হবে, না হলে হুমকি দিয়ে যেমন স্বামীকে তুলে নিয়ে যাবে, মারধর করবে, বাড়িতে এসে হুমকি দেখাবে, এটা নিয়ে যাবে। আমার ছেলের পেট ব্যবসা আছে, সব নিয়ে যখনই যাবে তখনই যখনই পার্টিতে ডাকতে হবে ডাকবে ওরা, তখনই যেতে হবে। না আপনারা তৃণমূল করেন? হ্যাঁ, আমরা সবাই তৃণমূলই করি। তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলছেন আপনারা মুখ ঢেকে রয়েছেন, আপনারা নকল তৃণমূল। আমরা নকল তৃণমূল, আমরা বহিরাগত। তাহলে বহিরাগত উনি এসে সচক্ষে এইটা দেখে যান, এটাই তো আমরা চাইছি। देखिए ये लोग साफ साफ क्या कह रहे हैं। ये लोग भी तृणमूल कांग्रेस के कर्मी हैं, ये लोग भी तृणमूल करते हैं। ये कह रहा अगर ममता बनर्जी ये आरोप लगा रहे हैं कि ये तृणमूल कर्मी नहीं है, बाहर से आए हैं, ये उनका घर है, बाहर से कोई आएगा तो ये घर। देखिए आपको एक बार दिखा देते हैं कि जिस बारे में यहाँ पे जिक्र हो रही है कि ये लोग आखिरकार यहाँ के बासिंदा है कि नहीं, जो कि तृणमूल के एक अंश कह रहा है कि ये लोग बाहर का है। देख लीजिए इनका वो घर है, एकदम जो गांव के जो घर होते हैं जिनको हम हट कहते हैं, जिसको झोपड़ी कहते हैं, वैसे घर में ये लोग रहते हैं। तो आपने हमारे सहयोगी रविशंकर दत्ता की रिपोर्ट देखी और संदेशखाली हिंसा मामले में एक आरोपी शिबू हाजरा गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन उसका खौफ भी अभी तक लोगों में है। हमारे संवाददाता रविशंकर दत्ता ने ऐसे ही एक शख्स से बातचीत की जो शिबू हाजरा के जुल्मों का शिकार हुआ। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। पूरा पश्चिम बंगाल में अलग अलग जगह पे कैंप हो रहा है। कल से आज भी यहाँ पे कैंप हो रही है और लैंड रिलेटेड जो इश्यूज है वो इनके पास आ रहे हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे माइकिंग किया जा रहा है। ये वो गाड़ी है जिसके ऊपर घूम के वो माइकिंग कर रहे हैं और माइकिंग करके वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो माइकिंग कर रहे हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। दादा आप लोग माइकिंग करके क्या बता रहे हैं लोगों को? देखिए आज तो हमारा 2 जगह पे ये जो जनसंघ कैंप होता है ना वो होने वाला है, तो 2 जगह चल रहा है अभी फिलहाल। तो जिसका कोई प्रॉब्लम है और लैंड रिलेटेड कोई दिक्कत हो रहा है
या दूसरा कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो वो महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हुआ है बोल के संदेशखाली में कहा जा रहा है, उसके ऊपर भी आप लोग कंप्लेन ले रहे हैं? देखिए ऐसे पर्टिकुलर कोई बात नहीं है, लेकिन ये तो गवर्नमेंट स्कीम है, ये जो कैम्प अभी फिलहाल चल रहा है, ठीक है। तो लैंड रिलेटेड अगर किसी को स्वास्थ्य साथी में नाम नहीं उठ रहा है, ऐसा कोई बात है तो वो आ सकता है, ठीक है। तो आपने साफ साफ सुना कि सरकार यहाँ पे हेल्प करने की कोशिश कर रहा है, जो लोग यहाँ पे पीड़ित है उनका क्या समस्या है इसके बारे में वो समझने की कोशिश कर रहे हैं। और वीडियो खुद यहाँ पे निकला है संदेशखाली में, क्योंकि संदेशखाली अब लगे 7-8 दिन से पश्चिम बंगाल में सुर्खियों में है शेख शाहजहां को लेकर। और बाकी यहाँ पे जो अत्याचार हो रहा है, जैसे कि बीजेपी कह रहा है, जैसे तृणमूल कह रहा है, अलग अलग वर्जन्स आ रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है सरकार पूरी तरह यहाँ पे कोशिश कर रहा है ताकि यहाँ के लोगों को जो समस्या है उसका हल निकले और उनका समाधान हो जाए। और पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं सुकांत मजूमदार ने ममता बनर्जी पर हमला बोला है। सुकांत मजूमदार ने कहा है कि गौ तस्करों के बचाव में हमेशा खड़ी होती है ममता बनर्जी। सुकांत मजूमदार ने यह तक कहा कि महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों पर आंखें मूंद लेती हैं ममता बनर्जी। तृणमूल कांग्रेस की ओर से बयान आया है कि जो आरोपी हैं संदेशखाली मामले में उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, राज्य सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। लेकिन बीजेपी की ओर से जो डेलीगेशन जा रहे हैं, आज एनसीडब्ल्यू चीफ भी गई है, ये सिर्फ पॉलिटिकल ड्रामा है बीजेपी का, ये बयान तृणमूल कांग्रेस को आप पहले पूछिए, तो आप तो पहले बोल रहे थे ऐसे कोई घटना ही नहीं घटी, आप तो डिनायल मोड में थे कि ऐसा नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, तो आप क्यों गिरफ्तार करें आपको? तो पहले वाला क्या सच था या गिरफ्तार जो कर रहे हैं आप वो सच है? ट्रूथ को कहाँ है? तो आप अपना स्टैंड पहले क्लियर करिए। और गिरफ्तार आप कब कर रहे हैं? जब हम जाके लड़े, वहाँ पे जाके मारपीट हुआ, पुलिस के साथ हाथापाई हुई, आंदोलन हुआ बीजेपी का, उसके बाद आपने अरेस्ट करना शुरू किया। उससे पहले क्यों नहीं अरेस्ट किया? आज भी महिलाएं वहाँ पे डरी हुई। और आपको संदेशखाली से जुड़े हुए इस वक्त के अपडेट बताते हैं कि अब तक क्या कुछ घटित हुआ है। संदेशखाली के दौरे पर महिला राष्ट्रीय आयोग की जो टीम है वो मौजूद है यहाँ पर और बातचीत कर रही है पीड़ितों के परिजनों से। पहला अपडेट। दूसरा बड़ा अपडेट आपको बता दें, संदेशखाली से पीड़ितों से बातचीत की जा रही है, एनसीडब्ल्यू की टीम की तरफ से सुध ली जा रही है। तीसरा बड़ा अपडेट, डीजीपी और राज्यपाल से भी उनकी मुलाकात होने वाली है, एनसीडब्ल्यू अध्यक्ष रेखा शर्मा की। और इसके अलावा चौथा बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट से ममता सरकार को राहत मिली है। किस मामले में राहत मिली है? प्रिविलेज कमेटी के नोटिस पर रोक लगाई गई है। ये पांचवा बड़ा अपडेट। छठा बड़ा अपडेट, सीएस, डीजीपी और इसके अलावा डीएम, एसपी की पेशी पर रोक लग गई है। इसमें सातवां बड़ा अपडेट ये भी है कि नोटिस पर 4 हफ्ते में जवाब भी मांगा गया है सरकार की ओर से। और सुप्रीम कोर्ट में दायर पीआईएल पर अब सुनवाई भी होनी है। आपको बता दें कि 9वां बड़ा अपडेट संदेशखाली पर यह मिल रहा है, पीआईएल में इस याचिका में बंगाल से बाहर सुनवाई की मांग की गई है, जो याचिका दायर की गई। और 10वां बड़ा अपडेट, सदस्यीय जजों की कमेटी से जांच की मांग कराई जा रही है। और आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ का एक बार फिर से रुख करना होगा। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 से प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन सामने आ रहा है। शिक्षकों को और विशेषकर यूपी के सभी युवाओं को विशेष रूप से बधाई देता हूं। साथियों, यूपी में डबल इंजन की सरकार बने 7 वर्ष हो रहे हैं। बीते 7 वर्षों में प्रदेश में रेड टेप का जो कल्चर था, उस रेड टेप के कल्चर को खत्म करके रेड कारपेट कल्चर बन गया है। बीते 7 वर्षों में यूपी में क्राइम कम तो हुआ, बिजनेस कल्चर का विस्तार हुआ। बीते 7 वर्षों में यूपी में व्यापार, विकास और विश्वास का माहौल बना है। डबल इंजन सरकार ने दिखाया है कि अगर बदलाव की सच्ची नीयत है
तो उसे कोई रोक नहीं सकता। बीते कुछ वर्षों में यूपी से होने वाले एक्सपोर्ट अब 2 गुना हो चुका है। बिजली उत्पादन हो या फिर ट्रांसमिशन, आज यूपी प्रशंसनीय काम कर रहा है। आज यूपी वो राज्य है जहां देश के सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे हैं। आज यूपी वो राज्य है जहां देश में सबसे ज्यादा इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। आज यूपी वो राज्य है जहां देश की पहली रैपिड रेल चल रही है। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का एक बड़ा नेटवर्क भी उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। यूपी में नदियों के विशाल नेटवर्क का इस्तेमाल भी मालवाहक जहाजों के लिए किया जा रहा है। इससे यूपी में आवाजाही आसान हो रही है, ट्रांसपोर्टेशन तेज और सस्ता हुआ है। साथियों, आज के इस कार्यक्रम का आकलन मैं सिर्फ निवेश के लिहाज से नहीं कर रहा हूं। यहां आप सभी निवेशकों के बीच जो आशावाद दिख रहा है, बेहतर रिटर्न की जो उम्मीद दिख रही है, उसका संदर्भ बहुत व्यापक है। आज आप दुनिया में कहीं भी जाएं, भारत को लेकर अभूतपूर्व पॉजिटिविटी दिख रही है। 4-5 दिन पहले मैं यूएई और कतर की विदेश यात्रा से लौटा हूं। हर देश भारत की ग्रोथ स्टोरी को लेकर आश्वस्त है, भरोसे से भरा हुआ। आज देश में मोदी की गारंटी की बहुत चर्चा है, लेकिन आज पूरी दुनिया भारत को बेहतर रिटर्न्स की गारंटी मान रही है। अक्सर हमने देखा है कि चुनाव के नजदीक लोग नए निवेश से बचते हैं, लेकिन आज भारत ने ये धारणा भी तोड़ दी है। आज दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को भारत में सरकार की पॉलिसी की स्टेबिलिटी पर पूरा भरोसा है। यही विश्वास यहां यूपी में, लखनऊ में भी झलक रहा है। भाइयों और बहनों, मैं जब विकसित भारत की बात करता हूं तो इसके लिए नई सोच भी चाहिए, नई दिशा भी चाहिए। देश में जिस प्रकार की सोच आजादी के अनेक दशकों तक रही, उस पर चलते ये संभव ही नहीं था। वो सोच क्या थी? सोच थी कि देश के नागरिकों का जैसे तैसे गुजारा कराओ, उन्हें हर मूलभूत सुविधा के लिए तरसा कर रखो,
पहले की सरकारें सोचती थी कि सुविधाएं बनाओ तो 2-4 बड़े शहरों में नौकरियों के अवसर बनाओ तो कुछ चुनिंदा शहरों में। ऐसा करना आसान था क्योंकि इसमें मेहनत कम लगती थी, लेकिन इसके कारण देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा विकास से वंचित रह गया। यूपी के साथ भी अतीत में ऐसा ही हुआ है, लेकिन डबल इंजन सरकार ने उस पुरानी राजनीतिक सोच को बदल दिया है। हम उत्तर प्रदेश के हर परिवार के जीवन को आसान बनाने में जुटे हैं। जब जीवन आसान होगा तो बिजनेस करना और कारोबार करना अपने आप में आसान होगा। आप देखिए, हमने गरीबों के लिए 4 करोड़ पक्के घर बनाए हैं, लेकिन साथ ही शहरों में रहने वाले मध्यम वर्गीय परिवारों को अपना घर का सपना पूरा करने के लिए हमने लगभग 60,000 करोड़ रुपए की मदद भी की है। इस पैसे से शहरों में रहने वाले 25 लाख मध्यम वर्गीय परिवारों को ब्याज में छूट मिली है। इसमें 1.5 लाख लाभार्थी परिवार ये मेरे यूपी के हैं। हमारी सरकार ने आयकर में जो कमी की है उसका भी बड़ा लाभ मध्यम वर्ग को मिला है। 2014 से पहले सिर्फ 2 लाख रुपए की आय पर ही इनकम टैक्स लग जाता था, जबकि बीजेपी सरकार में अब 7 लाख रुपए तक की आय पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता। इस वजह से मध्यम वर्ग के हजारों करोड़ रुपए बचे हैं। साथियों, हमने यूपी में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर समान बल दिया है। डबल इंजन सरकार का मकसद है कि कोई भी लाभार्थी किसी भी सरकारी योजना से वंचित न रहे। हाल में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा हुई है, इसमें भी यूपी के लाखों लाभार्थियों को उनके घर के पास ही योजनाओं से जोड़ा गया है। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव, शहर-शहर पहुंची है। सैचुरेशन यानी 100% लाभ जब सरकार अपनी तरफ से लाभार्थियों तक पहुंचाती है तो वही सच्चा सामाजिक न्याय है। यही सच्चा सेक्युलरिज्म है। आप याद करिए, भ्रष्टाचार और भेदभाव का एक बहुत बड़ा कारण क्या होता है। पहले की सरकारों में लोगों को अपने ही लाभ पाने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी। एक खिड़की से दूसरी खिड़की तक कागज लेके भागदौड़ करनी पड़ती थी। अब हमारी सरकार खुद गरीब के दरवाजे पर आ रही है और ये
मोदी की गारंटी है कि जब तक हर लाभार्थी को उसका हक नहीं मिल जाता, हमारी सरकार शांत नहीं बैठेगी। चाहे राशन हो, मुफ्त इलाज हो, पक्का घर हो, बिजली, पानी, गैस कनेक्शन हो, ये हर लाभार्थी को मिलता रहे। साथियों, मोदी आज उनको भी पूछ रहा है जिनको पहले किसी ने नहीं पूछा। शहरों में हमारे जो रेहड़ी पटरी ठेले वाले भाई बहन होते हैं, पहले इनकी मदद करने के बारे में किसी सरकार ने नहीं सोचा। इन लोगों के लिए हमारी सरकार पीएम स्वनिधि योजना लेकर आई। अभी तक इससे देश भर में रेहड़ी पटरी ठेले वालों को लगभग 10,000 करोड़ रुपए की मदद दी जा चुकी है। यहां यूपी में भी 22 लाख रेहड़ी पटरी ठेले वाले साथियों को इसका लाभ मिला है। पीएम स्वनिधि योजना का जो प्रभाव हुआ है वो दिखाता है कि जब गरीब को संबल मिलता है तो वो कुछ भी कर सकता है। पीएम स्वनिधि योजना के अध्ययन में एक बहुत महत्वपूर्ण बात सामने आई है कि स्वनिधि की सहायता प्राप्त करने वाले साथियों को वार्षिक कमाई में औसतन 23,000 रुपए की अतिरिक्त वृद्धि हुई है। आप मुझे बताइए, ऐसे साथियों के लिए ये अतिरिक्त कमाई कितनी बड़ी शक्ति बन जाती है। पीएम स्वनिधि योजना ने रेहड़ी पटरी ठेले वालों की खरीद शक्ति को भी बढ़ा दिया है। एक और अध्ययन में पता चला है कि स्वनिधि योजना के करीब 75% लाभार्थी दलित, पिछड़े और आदिवासी भाई बहन हैं। इसमें भी लगभग आधी लाभार्थी हमारी बहनें हैं। पहले इन्हें बैंकों से कोई मदद नहीं मिलती थी क्योंकि इनके पास बैंकों को देने के लिए कोई गारंटी नहीं थी। आज इनके पास मोदी की गारंटी है और इसलिए उन्हें बैंकों से भी मदद मिल रही है। यही तो सामाजिक न्याय है जिसका सपना कभी जेपी ने देखा था, कभी लोहिया जी ने देखा था। साथियों, हमारी डबल इंजन सरकार के निर्णय और उसकी योजनाओं से सामाजिक न्याय और अर्थव्यवस्था दोनों को फायदा होता है। आपने लखपति दीदी के संकल्प के बारे में जरूर सुना होगा। बीते 10 वर्षों के दौरान हमने देश भर में 10 करोड़ बहनों को सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ा है। उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में सुन रहे थे आप प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। फिलहाल रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी TV9 भारतवर्ष पर खबरें जारी हैं।